जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के जितने भी 2 नंबरी क्वेश्चन होगा सारे कवर करेंगे एक ही वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक कंप्लीट बने रहिएगा। और आप लोग का इससे पहले चैप्टर नंबर 1 के जितने भी 2 नंबरी क्वेश्चन था एक ही वीडियो में अपलोड हो गया है। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए और देखिए, इसको आप लोग बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना। और ये कहाँ से है जान रहे होंगे, ये वर्मा गैस पेपर से है। ठीक है, वर्मा गैस पेपर से है। तो आप लोग बिल्कुल भी मजाक नहीं लेना। आप लोग कॉपी पेन पकड़िए और आप लोग नोट करते जाइए। अभी भी आप लोग के पास 2 महीना समय है। ठीक है, और 2 महीना में आप लोग हर चीज कर सकते हैं। ठीक है, सोने वाला सोते ही रह जाएगा और करने वाला करके निकल के अपना नाम रोशन करेगा। इसलिए आप लोग एकदम लग जाइए पढ़ाई में। ठीक है, तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। समुद्रगुप्त की जानकारी किससे होती है? तो प्रयाग परिस्थिति से। और ये ऐसा क्वेश्चन आप लोग का ऑब्जेक्टिव वाला में भी पूछा है और इस प्रकार का पूछेगा तो 2 नंबरी में भी पूछ सकता है। ठीक है, ये 2 नंबरी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा प्रयाग परिस्थिति। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया यानी हराया? ठीक है, तो 305 ईस्वी में हराया था। आगे देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 क्या है। मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? आप देखिए मेगास्थनीज के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं क्योंकि 3 नंबरी 2 नंबरी में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेगास्थनीज कौन था, कहाँ के थे, इसको मैं बताता हूँ। मेगास्थनीज यूनान के एक राजदूत थे जो कि भारत में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और जो मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखा है उस पुस्तक का नाम है इंडिका। कोई दिक्कत नहीं, तो वही कर रहा है क्वेश्चन में। देखिए मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? तो इंडिका के नाम से जाना जाता है। सब बात ठीक है। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है, साफ साफ। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो खारवेल से संबंधित है। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 187 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का वध किसने किया यानी हराया? वध यानी हराया, तो किसने? ठीक है, तो पुष्यमित्र शुग ने। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर नहीं है, मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, पुष्यमित्र शुग हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया? तो 712 ईस्वी में प्राप्त किया था। ठीक है, आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजा के साथ हुआ? तो देखिए जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री जिसका नाम है प्रभावती, ठीक है, तो प्रभावती का विवाह हुआ था वाकाटक के साथ हुआ था। ठीक है, वाकाटक के साथ हुआ था। आगे देखिए महर्षिमती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अवंती। ठीक है, कहाँ की थी? अवंती। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। अशोक की राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 269 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। राज के रूप में शिव की प्रतिमा का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया? तो चोल वंश के द्वारा। ठीक है, कौन सा वंश? चोल वंश। आगे देखिए मौर्य के राजनीतिक इतिहास के मुख्य स्रोत क्या क्या है? तो मौर्य वंश के जो इतिहास स्रोत है वो कौन कौन से हैं? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखने का तरीका है। मौर्य के राजनीतिक इतिहास के मुख्य स्रोत निम्नांकित है। ठीक है, और कौन सा है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन से पुस्तक लिखे थे? इंडिका। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यार इसका पूरा नाम होता है कौटिल्य चाणक्य। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैन और बौद्ध साहित्य। चौथा देखिए अशोक का शिलालेख। तो ये क्या है? मौर्य साम्राज्य के स्रोत है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। हर्षचरित्र की रचना किसने की? इस रचना का विषय क्या है? तो देखिए यहाँ पर हर्षचरित्र की रचना बनवाट ने की। हर्षचरित्र संस्कृत में लिखी गई है। कनौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ समझना है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो हर्षचरित्र की रचना किसने की इसको जाना है, बनवाट ने की। ठीक है, और कौन से भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। और किसके जीवनी के बारे में लिखा गया? हर्षवर्धन के जीवनी के बारे में लिखा गया है। ठीक है, किसने लिखा, कौन सा भाषा में लिखा और किसके जीवनी के बारे में लिखा, बस इसको केवल आप लोग छाप दीजिएगा, परीक्षा में एकदम नंबर मिलेगा गर्मा गर्म। यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अशोक के अभिलेख किन भाषाओं में लिखे गए हैं? ठीक है, तो अशोक के अभिलेख कौन कौन से भाषा में लिखे गए हैं? तो यहाँ पर साफ साफ समझना है। अशोक के अभिलेख प्रकृति और पाली भाषाओं में लिखे गए थे। इनमें ब्राह्मी खरोष्टी भाषाओं लिपियों का प्रयोग हुआ था। इन अभिलेख में अशोक की जीवनी
जीवन वृत्त, उसकी आंतरिक तथा बाहरी नीति एवं उसके राज्य के विस्तार संबंधी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन को पहले समझना है, ठीक है। अंजादी मतलब किताबी भाषा वाला आंसर नहीं देना है, यानी खुद का भाषा यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन समझिए, अशोक के अभिलेख किन किन भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए अशोक के अभिलेख प्राकृतिक और पाली भाषा में लिखे गए थे। तो यहाँ पर हम लोग का 1 पॉइंट बन रहा है, ठीक है। 2 नंबरी है तो 2 पॉइंट डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखना है अब दूसरा पॉइंट क्या बनाना है, ठीक है। तो इनमें ब्राह्मी खरोष्टी भाषा और लिपि का प्रयोग हुआ था, ठीक है। यहाँ पर 2 पॉइंट बन गया एकदम, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट अगर बनाना है, 3 नंबरी पूछेगा तो 3 पॉइंट बना दीजिएगा। इनमें अभिलेख में, ठीक है, अशोक के जीवनी के बारे में लिखा गया था। डायरेक्ट ऐसा ही लिख दीजिए, आप लोग को एकदम मिलेगा 3 या 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर आएगा तो आप लोग 2 पॉइंट लिख दीजिए, 3 नंबर आएगा तो 3 पॉइंट लिख दीजिए, बस इसी तरह आप लोग को लिखना है। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का क्या महत्व है। तो यहाँ पर देखिए प्रयाग स्तंभ अभिलेख गुप्त काल का एक महान ऐतिहासिक स्रोत है। इस अकेले स्रोत पर बहुत कुछ समुद्रगुप्त की महानता निर्भर करती है। इस अभिलेख की 33 लाइन है जो संस्कृत भाषा में है। इस लेख के रचयिता समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे, जिसने अपने आश्रयदाता की विजयों और सैनिक पराक्रमों का वर्णन किया है। तो बात समझिए, चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, आर्यभट्ट कौन था, उसकी एक रचना के नाम लिखिए। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, आर्यभट्ट कौन था उसको समझना है और उसकी एगो रचना का नाम को लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आर्यभट्ट गुप्त काल के एक वैज्ञानिक था। कौन था? आर्यभट्ट गुप्त काल के एक वैज्ञानिक था, ठीक है। वे प्रथम नक्षत्र वैज्ञानिक हैं जिन्होंने घोषणा की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट अपने युग के महानतम गणितज्ञ भी थे, ठीक है, यानी गणितज्ञ यानी वैज्ञानिक, गणित का वैज्ञानिक ही समझो, ठीक है। उन्होंने दशमलव प्रणाली का विकास किया था। इनमें, ठीक है, इन्होंने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था। यानी जो आर्यभट्ट था, ठीक है, वो कौन था? ये गुप्त काल का एक वैज्ञानिक था, ठीक है, गुप्त काल का एक वैज्ञानिक था। और कह रहा है उसकी एक रचना का नाम लिखे, तो उसकी रचना का सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था, ठीक है। डायरेक्ट 2 पॉइंट लिख दीजिए, आप लोग को नंबर मिल जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, मेगास्थनीज कौन था, उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम लिखे। तो मेगास्थनीज कौन था? देखिए मेगास्थनीज एक यूनान के एक राजदूत था जो कि भारत में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था शाबाद, और वो पुस्तक लिखा था इंडिका, जिसका नाम है इंडिका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए, यूनानी राजदूत था। वह 5 वर्ष 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और भारत की दशा का आंखों देखा हाल अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है। यह पुस्तक अब नष्ट हो चुकी है, लेकिन उसके प्राप्त अंशों के आधार पर चंद्रगुप्त के शासन काल की पर्याप्त जानकारी हमें मिलती है। बात समझ गए? तो यहाँ पर देखिए जो मेगास्थनीज था, ठीक है, तो ये भारत के बारे में यानी जो भी वहाँ पर घटना घटी उसके बारे में जो इंडिका पुस्तक है उसमें लिखा था, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ब्राह्मी लिपि के महत्व पर प्रकाश डाले, ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि के महत्व पर प्रकाश डाले तो मौर्य काल में, यहाँ पर देखिए मारे लिखे मौर्य हो जाएगा, मौर्य काल में ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था। अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ब्राह्मी लिपि से ही उत्तर भारत की भाषा गुजराती, मराठी, पंजाबी, हिंदी, बांग्ला आदि की लिपियों निकली है। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अभिलेख से आप क्या समझते हैं, इनका क्या महत्व है? तो अभिलेख का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? देखिए पहले के यानी पुराने जमाने में, ठीक है, यानी किसी का कोई घटना हो जाता था कोई शासक का, तो क्या करते थे, यानी पत्थर में, ठीक है, पत्थर या कठोर धातु में यानी खोद खोद के वहां पर कुछ उसके बारे में जानकारी लिखते थे। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अभिलेख का मतलब यही होता है, यानी पत्थर या कठोर धातु में पहले के जमाने में मतलब खोद खोद के उसमें लिखते थे। और आप लोग सुने होंगे और देखे होंगे भी, जो गांव घर में होता है, जो एसटी लोग रहता है, ठीक है, एसटी लोग रहता है या फिर मिशन लोग रहते हैं, ठीक है, एसटी खासकर यानी किसी व्यक्ति का यानी मृत्यु हो जाता है, ठीक है, और एसटी लोग क्या करते हैं, वहां पर एक पत्थर गाड़ता है और वहां पर कुछ लिखता है, यही मामला है।
तो पहले भी यही मामला था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसका क्या महत्व था? महत्व का मतलब उससे लोग मतलब उसको देख के सीख सकते थे, उसका क्या घटना घटी थी। ठीक है, उसे शिक्षित हो सकते हैं। कोई महापुरुष का भी मतलब वहाँ पर लिखा जाता था। ठीक है, किसी का कोई घटना घटता था तो वही मामला था। तो यहाँ पर देखिए शासकों या अन्य प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा शिलाओं एवं धातु की चादर पर खुदे हुए संदेश, विवरण या आदेशों को अभिलेख कहते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के पुरातात्विक स्रोतों के रूप में अभिलेख का अत्यधिक महत्व है। इनसे अनेक शासकों के नाम तथा उनके समय की प्रमुख घटना एवं सामाजिक राजनीतिक स्थितियों का पता चलता है। ठीक है, यानी जो भी पहले के शासकों का जो भी घटना घटी थी, पुराने घटना, ठीक है, उसको वहाँ पर लिखा जाता था। बात समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही समझिए अभिलेख का मतलब यही होता है, यानी पत्थर या कठोर धातु में जो भी घटना घटी थी उसको लिखा जाता था पत्थर में। ठीक है, बस यही था मामला। तो आप लोग इसको सभी को नोट कर लीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।